पिताजी, आज तो आपने हद ही कर दिया। आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही कविता परेशान रहने लगी है। अरे वो तो आपकी बेटी जैसी है और आपने तो रिश्ते को ही अपमानित कर दिया। भला कोई पिता समान ससुर बहू के साथ। छी छी। बेटे करण के मुंह से ऐसी ओछी बात सुनकर नरेंद्र जी की नजरें उठ ही नहीं पा रही थी। सामने बिस्तर पर करण की पत्नी कविता अपनी 3 साल की बेटी काव्या के साथ सो रही थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी बोल सके। वैसे भी बेहोशी की हालत में किसी को क्या ही सूझ सकता है। काव्या माँ की छाती से चिपक दूध पीने के लिए रो रही थी, पर बेहोश माँ को बच्चे की सुध ही कहाँ थी। नरेंद्र जी एक हाथ में दूध की बोतल लिए दूसरा हाथ सर पर रखे नजरें झुकाए दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। करण कविता को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद जब कविता को होश आया, वह झट से काव्या को सीने से लगा दूध पिलाने लगी और पास बैठे करण से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? तुम सच कहती थी कविता, जब से माँ गई है पिताजी बहुत अजीब हो गए हैं। वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। आज तो मैंने खुद देख लिया। अब वो इस घर में नहीं रह सकते। मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज कर रहूँगा। यहाँ रहेंगे तो तुम्हें भी हमेशा डर बना रहेगा और मैं भी चिंता और शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा। करण ने कहा, हाँ वो मैं तुमसे कहती ही रहती थी ना, पर आज समझ आया पिताजी मेरे आसपास से क्यों घूमते रहते थे। करण, तुम भी जानते हो मुझे अचानक से दौरा पड़ने लगता है और मैं गिर जाती हूँ। कुछ महीने पहले तक तो माँ जी साथ साथ रहती थी, वो संभाल लेती थी मुझे और उतने में पिताजी काव्या को देख लेते थे। आज भी मेरे साथ वही हुआ। मैं काव्या को गोद में लेकर रसोई में जा ही रही थी उसके लिए दूध लाने, ताकि वो पीकर सो जाए, पर अचानक मुझे दौरा पड़ा और मैं गिर गई। पिताजी वहीं पास में थे, मुझे उठाकर बिस्तर पर लाए होंगे, तभी तुम आ गए। हम गलत सोच रहे थे करण। वो तो पिता की तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। काव्या के लिए पक्का वो दूध भी लेकर आए होंगे, पर ये बदमाश माँ के साथ चिपककर पीने के चक्कर में दादा की गोदी भी नहीं गई होगी। पिताजी किधर हैं? तुमने कुछ कहा तो नहीं उनसे? तुम इतने गुस्से में बोल रहे हो, मतलब तुमने उन्हें कुछ तो कहा ही होगा। कहते हुए कविता खुद को संभालते हुए पिताजी के पास गई। देखा तो सच में उनके हाथ में दूध की बोतल थी। पिताजी, हम आपको गलत समझ बैठे। वो पड़ोसी कावेरी अक्सर अपने ससुर के बारे में ऐसी वैसी बातें बोलती रहती थी। बस हमें भी यही डर सताने लगा, कहीं आप भी तो। मैं बहुत गलत सोच रही थी पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। कविता पिताजी के पैर पकड़कर रोने लगी। रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है। जब वो टूट जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश कितनी कर लो, उसमें फिर गांठ पड़ ही जाती है, जिसे हम चाहे कितनी ही मजबूती से क्यों न बांधे। न तो पहले से मजबूती आती, ना ही गांठ मजबूत हो सकती। वो फिर खुल जाएगी और रिश्ते टूट जाएंगे। मुझे तो माया ने आखिरी समय तक यही कहा था। देखो जी, हमारी बहू का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वो कभी भी चक्कर खाकर गिर पड़ती है, फिर काव्या के चक्कर में अपना ध्यान नहीं रखती। ऐसे में जब करण न हो, आप उसका विशेष ध्यान रखना। बहू हमारी बेटी जैसी ही है जी, तो उसकी माँ ना भी साथ हो तो पिता तो साथ रहेगा ना। बस मैं यही सोचकर बहू और काव्या का तुम्हारे पीछे पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता था, पर पता नहीं तुम लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है। न जाने माया की आत्मा को आज कैसा महसूस हो रहा होगा। वैसे जब मेरे यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं खुद अपना इंतजाम कर सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई काम ही नहीं कर सकता, नरेंद्र जी ने कहा। बेटा बहू दोनों बहुत माफी मांगते रहे, पर नरेंद्र जी के दिल को लगी चोट का दर्द बस वही समझ सकते थे। रात को बिना खाना खाए कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन फिर करण पिता से माफी मांगने कमरे में गया तो देखा पिता गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें उठाने की कोशिश किया तो वो हिले तक नहीं। नींद के आगोश में ही वो सदा के लिए सो चुके थे। बेटे बहू का ऐसा इल्जाम कि बर्दाश्त ना कर सके और सब कुछ छोड़कर माया जी के पास चल दिए थे। आई होप आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियां रोज सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।